नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ स्टार पैक पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गया है? इसके ऑप्शंस हैं लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोजर फेडरर या फिर हैरी केन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना, जहां उन्होंने शुरू किया था, छोड़ने के बाद स्टार पैक पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गए। यूरोप के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलोन डी ओर के 6 बार के विजेता मेसी ने तीसरे वर्ष के विकल्प के साथ 2 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब, जिसे आमतौर पर पेरिस सेंट जर्मन या पीएसजी के रूप में जाना जाता है, मेसी ने बार्सिलोना को 778 मैचों में 672 गोल के साथ छोड़ा, जो एक क्लब के लिए एक रिकॉर्ड टैली है। उनकी ट्रॉफी में 4 चैंपियंस लीग और 10 ला लीगा खिताब शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, पहेली सुडोकू निर्माता माकी काजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? इसके ऑप्शंस हैं मलेशिया, रूस, जापान या फिर चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। पहेली सुडोकू के निर्माता माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया। वह सुडोकू के पिता के रूप में जाने जाते थे और जापान से थे। वह एक जापानी पहेली निर्माता निकोली कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष थे। काजी ने 1980 में दोस्तों के साथ जापान की पहली पहेली पत्रिका पहेली शुशिन निकोली की स्थापना की। 1983 में सुडोकू उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी। तीसरा प्रश्न है, संसद में विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री मोहम्मद यासीन ने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं मलेशिया, चीन, रूस या फिर ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुईउद्दीन यासीन और उनके मंत्रिमंडल ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया। 74 वर्षीय मुईउद्दीन मार्च 2020 में सत्ता में आए। हालांकि वह एक उत्तराधिकारी के नाम तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। इस्तीफे ने मलेशिया को राजनीतिक उथल-पुथल में और भी गहरा कर दिया, जबकि यह दुनिया के सबसे खराब वायरस में से एक के साथ संघर्ष कर रहा है। लगभग 32 मिलियन लोगों के देश में पिछले 14 दिनों में प्रतिदिन औसतन 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और केवल 33% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या कम से कम 12,510 है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में हकेंडे हिचिलेमा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं जाम्बिया, ईरान, मंगोलिया या फिर कुवैत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाम्बिया। जाम्बिया में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के विपक्षी नेता हकेंडे हिचिलेमा ने देश के 2021 के आम राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। 59 वर्षीय हिचिलेमा ने कुल वोट का 59.38% जीतकर शानदार जीत हासिल की। वह पैट्रियाटिक फ्रंट के मौजूदा राष्ट्रपति एडगर लुंगू का स्थान लेंगे। पिछले साल अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तांबे के खनिज जाम्बिया ने धातु का रिकॉर्ड उत्पादन किया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका तथा मुद्रा जाम्बियाई क्वाचा है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने कहा 19वां स्प्लिमबर्गो ओपन टूर्नामेंट जीता? इसके ऑप्शंस हैं इटली, चीन, जापान या फिर फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इटली। एक 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में 19वां स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नागपुर के रहने वाले चौथी वरीयता प्राप्त साधवानी 9 राउंड से 7 अंक लेकर टूर्नामेंट में अपराजित रहे, जिसमें 5 जीत और 4 ड्रॉ रहे। नौवें और अंतिम दौर में साधवानी और इतालवी जीएम पियर लुइगी बसो ने 7 अंकों के साथ बराबरी हासिल की, लेकिन बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर भारतीय को विजेता घोषित किया गया। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने
भारत और ब्रिटेन के बीच संपन्न अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2021 में भाग लिया? इसके ऑप्शंस हैं आईएनएस तंवर, आईएनएस विराट, आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस तलवार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईएनएस तंवर। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कॉन्कॉर्ड 2021 करने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज तंवर इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ पहुंचा, जहां दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कॉन्कॉर्ड आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन की ओर से रॉयल नेवी के एचएमएस वेस्टमिंस्टर ने हिस्सा लिया। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने समावेशन सूचकांक पेश किया? इसके ऑप्शंस हैं आरबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या फिर एसबीआई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी एफआई इंडेक्स पेश किया है, जो भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का एक उपाय है। एफआई इंडेक्स में भारत में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के समावेशन विवरण शामिल हैं। यह इस साल अप्रैल में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में की गई घोषणाओं में से एक था। चलिए जानते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई सूचकांक के बारे में। एफआई इंडेक्स का मूल्य 0 से 100 के बीच होगा, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है, जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। इसके पैरामीटर्स क्या हैं? एफआई इंडेक्स में 3 पैरामीटर शामिल हैं, अर्थात एक्सेस 35%, उपयोग 45% और गुणवत्ता 20%। इनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना संकेतकों यानी इंडिकेटर्स की संख्या के आधार पर की जाती है। कुल 97 संकेतक हैं। मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक एफआई सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए यह 43.4 है। आरबीआई हर साल जुलाई के महीने में एफआई इंडेक्स जारी करेगा। इस सूचकांक का कोई आधार वर्ष नहीं है। आठवां प्रश्न है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा प्रूफ नामक एक मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दमन दीव या फिर पुडुचेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। प्रूफ का मतलब ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड यानी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न विभागों को आवंटित सभी परियोजनाओं की कार्य प्रगति की निगरानी करना और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना है। चलिए जानते हैं इसके महत्व के विषय में। यह ऐप अपने भौगोलिक निर्देशांक यानी अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और कार्य प्रगति पर उपयोगकर्ता टिप्पणियों के साथ काम का पूरा चित्रमय दृश्य देगा। केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नए नियमों के अनुसार कोषागार में किसी भी बिल पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि परियोजनाओं की तस्वीरें अपलोड नहीं की जाती। विधेयकों को पारित कराने के लिए सिस्टम में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए जियो टैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य होगा। नौवां प्रश्न है, आरबीआई ने कहां स्थित करनाला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? इसके ऑप्शंस हैं रायगढ़, पुणे, नागपुर या फिर लातूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रायगढ़। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया था, अपर्याप्त पूंजी यानी इनसफिशिएंट कैपिटल और कमाई की संभावनाओं के कारण करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और इसके जारी रहने से जमाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने डी जूरी डे मनाया है? इसके ऑप्शंस हैं पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर दमन दीव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुडुचेरी। पुडुचेरी ने 16 अगस्त को अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस यानी डी जूरी ट्रांसफर डे मनाया। पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष आर सेल्वम ने पुडुचेरी के एक दूर दराज के गांव के झूर में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जहां 1962 में उसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। डी जूरे ट्रांसफर डे वह दिन है जब इसे वास्तव में स्वतंत्रता मिली थी। 1947 के बाद तत्कालीन पुडुचेरी फ्रांस के नियंत्रण में था। फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि को केवल 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए उस दिन डी जूरे यानी भारतीय संघ के साथ संघ राज्य क्षेत्र का कानूनी विलय प्रभावी हुआ था। जनमत संग्रह में 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 170 ने भारत के साथ विलय के पक्ष में और 8 ने इसके खिलाफ मतदान किया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।